नमस्कार साथियों, ये जो लेक्चर है वो कल का ही है। कल बीच में ही अचानक से वो वीडियो ख़त्म हो गई थी, सेव हो गई थी अचानक से, वो बीच में ब्रेक लग गई थी। तो ये कल जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ था, जिस बिंदु पे ख़त्म हुआ था, वही से हम डिस्कस करेंगे कि स्वामित्व डिस्कस कर रहे थे। तो स्वामित्व का क्या मतलब है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक, स्वामित्व का ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से वो कुछ याद बात मत रखे, स्वामित्व सीधे समझे। इसका अर्थ है कि गाँव की आबादी क्षेत्र की ड्रोन से सर्वे। अब हिंदी में समझेंगे, इसकी बात अर्थ जान लेंगे तो इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी कि गाँव की आबादी क्षेत्र की जो है ड्रोन से सर्वे करके लोगों की उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व देना। यानी ड्रोन से सर्वे करेंगे और उनकी जो संपत्ति है उसका कानूनी स्वामित्व देंगे। इससे एक फ़ायदा आगे चल करके होगी कि बैंक के ऋण लेन देन में वो दिक्कत खत्म होगी। मूल समस्या पहले क्या थी? तो गांव में जो है घर तो बने थे लेकिन कानूनी कागज़ नहीं था। अब बहुत ऐसे जगह है ज़मीन जहां घर बन गए पर कानूनी कागज़ है ही नहीं, इसलिए बैंक लोन नहीं मिलता, ज़मीन पर झगड़े होते, सरकार को सही टैक्स नहीं मिलता। ये 3 बहुत बड़ी मेजर समस्या है। ये स्वामित्व योजना का पर्पस क्या है कि ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड देना, मकान का कानूनी मालिक साबित करना, भूमि विवाद कम करना, बैंक ऋण की सुविधा देना और ग्राम पंचायत की आय बढ़ाना। अब जैसे मान लेते हैं ज़मीन मिलेगा, पर्सनल ज़मीन हो गया तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। यह योजना कैसे काम करती है? तो पहला स्टेप होगा कि ड्रोन से पूरे गांव का सर्वे किया जाएगा। दूसरा, घर घर की सीमाएं डिजिटल मैप में दर्ज होती है। तीसरा, जीआईएस आधारित नक्शा तैयार किया जाता है, यानी भूमि माप के आधार पर प्रत्येक घर के मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। फिर लास्ट में यह डेटा DIRLMP पे अपलोड किया जाता है। समझे? तो DIRLMP क्या है? एक डिजिटलीकृत जो है प्लेटफॉर्म हो गया। प्रॉपर्टी कार्ड क्या है? तो यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो बताता है कि यह घर आपका है, इसकी सीमा यह है, इसकी रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में है। यह ग्रामीणों के लिए शहरी रजिस्ट्री जैसा है, क्योंकि ग्रामीण में बहुत विवाद होता है, भाई भाई में आप ज़मीन के लिए मारकाट हो जाती है, ऐसी मामला हो जाती है। तो इसे दूर करने के लिए बहुत सारी इसे सुविधाएं सॉल्व हो गई है, जो स्वामित्व योजना लाया गया था, स्वामित्व कार्ड जो प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया। अब इसका लाभ देखें तो बैंक लोन, संपत्ति गिरवी रखकर। अब जैसे मान लेते हैं आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिल गया, तो आप जाओगे तो बैंक में दोगे, तो फिर अगर ये कार्ड आप देते हो तो वो आपको लोन देगा। पहले आप किस बेस पे लोन लेते? आपके पास अगर कार्ड ही नहीं था तो, संपत्ति स्वामित्व कार्ड ही नहीं था तो। नाम ही है स्वामित्व कार्ड। स्वामित्व मतलब अपनी मालिकाना हक। भूमि विवाद कम होगा, स्पष्ट सीमाएं से भूमि विवाद ऑब्वियसली कम होगा। टैक्स संग्रह होगा, यानी पंचायत की आय बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के नाम कार्ड। अब ये कार्ड महिलाओं के नाम पे जारी किया जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण तो होगा ही। डिजिटल रिकॉर्ड, पारदर्शिता बढ़ेगी। अब देखें DIRLMP और स्वामित्व का लिंक क्या है कि भूमि अभिलेखों का डिजिटल डेटाबेस बनाता है, उसी डेटाबेस के लिए गांव का सटीक सर्वे करता है, क्योंकि अब जो आप डेटाबेस तैयार करेंगे वो DIRLMP रजिस्टर्ड हो जाएगी। कैडेस्ट्रल मैप्स को डिजिटल करता है, ड्रोन से नए कैडेस्ट्रल मैप तैयार करता है कि नया मैप तैयार किया, अब उससे ये डिजिटलीकृत हो गया। भूमि प्रशासन की तकनीकी रीढ़ है, ग्रामीण संपत्ति का फील्ड स्तरीय निष्पादन है। ठीक, जमीन का रिकॉर्ड सिस्टम DIRLMP पे होगा और जमीन की पहचान व पुष्टि प्रक्रिया होगी। ठीक, तो यदि स्वामित्व का क्या मतलब है? डेटा कलेक्शन एंड मैपिंग करना, और DIRLMP का डेटा मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड सिस्टम, यानी जो आप डेटा कलेक्शन और मैपिंग किए उसको DIRLMP पे जाकर रजिस्टर्ड कर दीजिए। किसने शुरू की? तो अप्रैल 2020 में मंत्रालय जो है, पंचायती राज मंत्रालय, ये स्वामित्व के लिए है। ठीक, तकनीकी जो है ड्रोन, GIS, डिजिटल मैपिंग। GIS होता है भूमि सर्वेक्षण से संबंधित होता है। लक्ष्य देखें तो सभी गाँवों को कवर करना है इसका। ठीक, अब आते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में समझते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? केंद्रीय क्षेत्र योजना जो है, यानी वे योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है और 100% वित्त पोषण केंद्र करता है। तो अभी DIRLMP में क्या है? पहले वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था पर वो अब क्या हो गया? सेंट्रली सेक्टर्ड हो गया वो। ठीक, तो ध्यान रखें 100% वित्त पोषण जो है, सारा पैसा, सारा खर्चा कौन करेगा? वित्त पोषण का मतलब जितने भी उस योजना में खर्च लगेंगे वो सारा केंद्र सरकार देगी, और कार्यान्वयन भी केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीति निर्माण, पैसा नियंत्रण सब केंद्र के हाथों में होगा। जैसे PM किसान, ये भी सेंट्रली वो सेक्टर्ड है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, अटल पेंशन योजना, ये सब केंद्र का है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की बात करें तो केंद्र प्रायोजित में, अब कोई स्पॉन्सर्ड का मतलब समझो, आपको ये स्पॉन्सर करता है तो वो क्या करता है? तो पूरा तो खर्च देगा नहीं आपको, तो नीति केंद्र बनाता है लेकिन कार्यान्वयन राज्य करते हैं। पैसा केंद्र प्लस राज्य दोनों मिल करके देते हैं। अब जैसे देखें सामान्य फंडिंग, सामान्य राज्य जो है 60-40 पे होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पे। विशेष राज्य का जिसे दर्जा है, किसी राज्य को अगर विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे मान लेते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तो 90-10 का खर्चा होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र करेगा, क्योंकि वहाँ शासन उसी का होता है। तो ध्यान रखें, सामान्य राज्य के लिए 60-40, 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। विशेष राज्य के लिए 90% केंद्र देगा, 10% वो राज्य देगा। और केंद्र शासित प्रदेश में 100% फंडिंग कौन करेगा? केंद्र देगा। अब एग्जाम्पल के लिए मनरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन,
पीएम आवास योजना, DIRLMP ये पहले था अब खत्म हो गया, स्वच्छ भारत मिशन, अब आप इसका भी नाम हो गया VVG रामजी नाम हो गया मनरेगा का, तो वो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ध्यान से मनरेगा के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गए? नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी ध्यान देता है। अब देखिए इतने बड़े स्टेटमेंट को ना जब आप पढ़े एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको एक बार में तो क्लियर नहीं होगी, ये बिल्कुल है। तो जब पहले बार में पढ़े तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम वर्ड वगैरह ध्यान रखते हुए चले ताकि उसमें हमें कुछ पकड़ में आए। अब जैसे कह रहा है ये योजना, ठीक है, आपको अभी आगे नहीं पता है मुझे, पर यहाँ लगा देंगे किसी भी, ये तो एक्सट्रीम हो गया, किसी भी मतलब सभी टाइप का। तो यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए, क्या कह रहा है कि महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा गारंटी प्रदान करता है। तो एक और बात ध्यान रखें कि किसी भी ऑप्शन में यदि बहुत सारा डेटा दिया हो, मतलब लगातार 4-5 डेटा दिया हो, तो वो ऑप्शन प्रायः गलत होता है। ये कॉमन सेंस और जो है एनालिसिस के बेस पे बातें हो रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखें ये प्रायः होता है, हमेशा एकदम वो नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हमेशा होगा ही। तो अगर बहुत सारा डेटा दिया हो, मल्टी डेटा दिया हो, तो प्रायः वह गलत होता है, ठीक। तो किसी भी दिया हो या फिर जैसे एक्सट्रीम मोड हो, तो ये सब ध्यान रखते हुए चले। जब बड़ा स्टेटमेंट हो और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास न हो उस क्वेश्चन का और अगर सॉल्व करना ही हो तो। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस की स्टेटमेंट है कि स्वेच्छा से बात कर रहा है, कि मान लेते कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता जो है स्वेच्छा से, तो ऑब्वियसली बात है स्वेच्छा से करने में मनाही थोड़ी ना है भाई। अब कहेगा कि मैं स्वेच्छा से इसकी भलाई करना चाहता हूँ, सरकार कहे नहीं स्वेच्छा से नहीं कर सकते, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 गलत है और तो ये गलत, 2 सही है, केवल 2। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते कि क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो PM प्रधानमंत्री, सुरक्षित S, मातृत्व M और A से अभियान। अब इसकी बात करते हैं योजना का नाम क्या है, वही हमने देख लिया। 2016 में शुरू किया गया। मंत्रालय जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवा देना, यानी प्रसव से पहले, यानी जब बच्चे की जन्म हो उससे पहले ही उसको कुछ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना ताकि जो उससे बच्चे पैदा हो वो भी एक हेल्दी हो और अच्छे पौष्टिक वाले हो। मातृ मृत्यु दर कम हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, उच्च जोखिम गर्भाधारण की पहचान हो, ताकि ये सब हो सके कि अब जैसे मान लेते कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए जो माता की मृत्यु हो जाती है, मदर्स डेथ हो जाती है, फिर बच्चे की कहीं डेथ हो जाती है, तो इन सभी की पहचान करके इसे कम करना है। उच्च जोखिम गर्भाधारण की पहचान हो पाए। अभियान की सबसे विशेष बात यह है कि हर माह की 9 तारीख को देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की जाती है। यानी हमने देखा कि ये क्या है, तो 2016 में स्टार्ट किया गया। इसका पर्पस क्या है हमने देख लिया। अब इसकी अभियान की अगर मुख्य बातें देखें तो हर माह की 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच की जाती है, ये ध्यान रखें। इसलिए इसे फिक्स्ड डे इंटेंशनल केयर कैंपेन भी कहा जाता है, ठीक है। किन महिलाओं पर फोकस है, तो द्वितीय और तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाएं, ये ध्यान रखें। किन महिलाओं पर फोकस है, तो द्वितीय और तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाएं, उच्च जोखिम वाली महिलाएं, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहचान इन महिलाओं को चिन्हित किया जाता है कि अत्यधिक एनीमिया तो नहीं है, उच्च रक्तचाप तो नहीं है, हार्ट ब्लड प्रेशर तो नहीं है, फिर मधुमेह तो नहीं है यानी डायबिटीज़ नहीं है, पहले जटिल प्रसव तो नहीं हो चुका है पहले वाली में, फिर दूसरे में दिक्कत ना हो जाए, ठीक। तो इन सभी की पहचान करके जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्ड दिया जाता है, यानी उच्च जोखिम वाली महिलाओं को विशेष पहचान पत्र दिया जाता है ताकि उन्हें प्राथमिकता से उपचार मिले, ठीक है। अब निजी डॉक्टरों की भागीदारी की बात करें तो निजी चिकित्सा भी स्वयंसेवी रूप में सेवाएं देते हैं, वो कहीं भी मनाही नहीं हो सकती, ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए इसे कहा जाता है PMSMA वॉलेंटियर प्रोग्राम, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया इसके बारे में।
ये है पुराना, पर ये अब कोई भी स्कीम इसमें जैसे 2024 में पूछा तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा रहा होगा, न्यूज में पर पूछ तो लिया, पुराना स्कीम ही। तो ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्कीम नया ही पूछ रहा है। अगर नया हो, अगर कुछ चर्चा हो तो पुराना स्कीम भी पूछ सकता है। तो ये पहला हमारा गलत है, दूसरा सही है। ठीक, अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग जो है 21 से 40 वर्ग है। यानी कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम के मामले में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष। अब 21 वर्ष कैसे हो पाएगी? अब देखो, मान लेते कोई श्रम करना है, 18 वर्ष भी तो हो सकती है, 19 वर्ष भी तो हो सकती है। तो अगर डेटा वेटा दिया हो तो प्रायः वो गलत होता है। ठीक, अभी इसको देखेंगे। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। ठीक, लाभार्थी द्वारा जो है आयु के बेस पे उसको कुछ अंशदान दिया जाएगा, यानी क्या क्या वो कितना पेंशन वो श्रम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक, तीसरा है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। ठीक, अब है क्या है नहीं है देखेंगे बाद में। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होती है। अब पारिवारिक पेंशन भी क्या है ये भी देखेंगे। तो अगर इसके कुछ ट्रिक्स वगैरह की बात करें तो हमने कहा कि डेटा हो तो प्रायः गलत हो, अगर डेटा मल्टीपल हो तो वो भी प्रायः गलत हो जाता है। ये प्रायः की बात हो रही है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट में वो देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, PMSYM, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, पूरा नाम जो है हमने देख लिया। शुरुआत 2019 में हुई थी। मंत्रालय कौन है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑब्वियसली बात है, श्रम से रिलेटेड है। तो प्रकृति क्या है? स्वैच्छिक पेंशन योजना। लक्ष्य वर्ग क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट VVI है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक लक्ष्य। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देना। क्या? तो वृद्धावस्था में, अर्थात 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन प्रदान करना। लाभार्थी कौन हो सकता है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, खेतीहर मजदूर। यानी असंगठित क्षेत्र क्या है? जिनको परमानेंट जॉब ना हो, उसको अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। पात्रता या शर्तें बात करें तो आयु क्या है? 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, वही तो मैंने कह रहा था कि 21 से कैसे हो जाएगी, 18 से होनी चाहिए। मासिक आय की बात करें तो 15,000 या उससे कम होना चाहिए, तभी आप उसके एलिजिबल होंगे प्रधानमंत्री वो श्रम मानधन योजना के तहत। EPFO या ESIC सदस्य नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फंड वाला। आयकर दाता, यानी आप इनकम टैक्स नहीं पेड करते हो, आयकर नहीं होने चाहिए आप। ठीक, योजना कैसे काम करती है? तो देखिए, तो एक कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है। ठीक, उम्र मान लेते हैं 18 वर्ष है, मासिक योगदान आप 55 रुपये पे करोगे। 40 वर्ष है तो आप 200 रुपये पे करो। यानी आपको ये बना दिया गया कि आप अपने इतना पेमेंट करना है आपको। ठीक, एक मान लेते ये फंड बना दिया गया, अब इसमें आपको जो है हर महीने इतना पेमेंट करना है। तो जो 18 वर्ष की उम्र के हैं उनको 55 रुपये पे करना है, और जो 40 वर्ष के हैं उनको 200 रुपये पेमेंट करना है। तभी तो आप जाकर जब वृद्ध होगे तो उसमें फिर आपको रिटर्न दिया जाएगा पेंशन के रूप में। सरकार भी उतनी ही राशि योगदान करती है। अब मान लेते हैं आपने 55 रुपये पे किया तो सरकार भी 55 रुपये पे करेगी और आपके नाम पर 110 रुपये जमा हो गए। अब 60 वर्ष की आयु पर 3000 प्रति माह आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपने पूरे जीवन जमा किया है। ठीक, अब देखें पेंशन के प्रमुख प्रावधान देखें तो 60 वर्ष के बाद 3000 प्रति माह निश्चित पेंशन। सदस्य की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगा। यदि मान लेते सदस्य की डेथ हो जाती है, जिन्होंने पूरे अपने जीवन भर में वो दिया है, अपने कंट्रीब्यूट किया है, जितना उनको देना था उस फंड में जमा किया, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को, अगर मान लेते हैं पति को मृत्यु हो गई तो पत्नी को मिलेगी, और पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को मिलेगा। तो 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगा। पूर्ण अंशदान के बाद गारंटीड लाभ है ये। कार्यान्वयन तंत्र की बात करें तो LIC द्वारा पेंशन फंड प्रबंधन किया जाता है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण होता है। आधार और बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य होता है इसका। ये तो सब में अब लागू हो गया। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट पे, देखते हैं क्या कह रहा था कि इस योजना के नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40, बिल्कुल गलत हो गया। जैसे ही ये गलत हो गया, ये काट दो, ये काट दो। अब आपको इसमें क्या लग रहा है? अब ऑप्शन पे आने पे आपको लग रहा है कि इसमें से केवल या तो एक सही होगा या दो से ज़्यादा नहीं सही होता है। यानी अब इस 3 में से भी एक तो गलत है पक्का, अब कोई ना कोई तो गलत है। ठीक, तो अब आते, अब देखो आप, अब 3 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। तो बिल्कुल सही है। अब हमने ऊपर बात किया था कि प्रायः डेटा वगैरह गलत होती है, पर देखो अब इसमें 2 डेटा हो तो एक तो गलत हो गया। तो अगर 2 ऑप्शन में डेटा दिया हो, अगर एक गलत हो गया तो दूसरा गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये सही हो गया। और ये हर जगह काम नहीं करते, आपको कुछ ऐसी
क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेथड और ट्रिक्स अपनाने होंगे, माइंडसेट बनाना होगा, एप्टीट्यूड डेवलप करनी होगी, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको अगर आइडिया ना हो तो धीरे धीरे समझ सको कि हाँ कहाँ कौन सी ट्रिक लागू होगी वो। ठीक। अब चौथे नंबर क्या कह रहा है कि पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होती है। पारिवारिक पेंशन, ठीक, पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्री, तो अविवाहित पुत्री पे लागू नहीं होता है, तो 4 गलत हो गया। तो अब वैसे भी अगर पता लगता तो आपको क्या है, इसमें से 2 3 या 2 इसमें से कोई एक सही हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि 2 सही है तो 4 तो ऑब्वियसली गलत हो गया सीधे, तो आप सीधे आ जाते कि हाँ 3 सही हो गए। तो कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं कि भाई, अब जैसे आप, फिर से मैं इस ट्रिक की बात करता हूँ। देखो जैसे हमें पहले ही पता चल गया कि ऑप्शन 1 गलत है, आप सीधे आओ ऑप्शन पे, 1 गलत, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 2 3 2, अब इसमें से 2 तो सही है बिल्कुल, तो आप आंख मूंद करके 2 सही मारो। 4 गलत हो गए, क्यों? क्योंकि इसमें से 4 तो है ही नहीं, तो 4 भी गलत हो गए। अब आपके पास 3 देखना है सही है या नहीं, अगर सही है तो 2 3 होगा, नहीं है तो केवल 2 होगा। तो अब 3 सही है तो हमारा तो 3 ऑप्शन होगा, 4 पढ़ने की नीड भी नहीं है, क्योंकि 1 गलत किया तो आपने 4 पढ़ने की नीड भी नहीं होगी, ना 1 और ना 4, खत्म हो गई सीधे। ठीक है, तो अब हमारा 2024 का ख़त्म हो गया ये। अब हम अगले जो 2022 का डिस्कस करेंगे, 2023 का हमने डिस्कस कर लिया, 2024 का ख़त्म हो गया, 2022 का डिस्कस करेंगे। और आप सभी लगातार देख रहे हैं और अंत तक यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।